ऐसा हुआ क्या कि जिसकी वजह से बीजेपी को इतनी कम सीटें मिली? रिपोर्ट देखिए। दस साल से पूर्ण बहुमत की सरकार पर जनमत का बड़ा प्रहार हुआ है। 2014 और 2019 में एक तरफा जनादेश देने वाले लोगों ने इस बार अपना मूड बदल दिया था, जिसकी भनक शायद बीजेपी को नहीं लग पाई। 7 चरणों के रन में सबसे ज्यादा आक्रामक प्रचार करने वाली बीजेपी काउंटिंग के बाद बैकफुट पर नजर आई। बड़े बड़े दावों और तमाम वादों के बाद भी बीजेपी जादुई आंकड़े से दूर रही और सबसे बड़ा खेल इसमें यूपी से समाजवादी पार्टी और बंगाल से तृणमूल कांग्रेस ने किया। 400 पार का नारा क्यों हुआ फ्लॉप? इसका एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। देखिए और समझिए हर एक कारण को हमारे साथ। बीजेपी प्रत्याशियों के चयन को लेकर नाराजगी, बीजेपी नेताओं के विवादित बयान, आरक्षण और संविधान को लेकर संशय, ग्रामीण इलाकों में अग्निवीर योजना का विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं में ओवर कॉन्फिडेंस, केंद्रीय बीजेपी संगठन और राज्य के नेताओं के बीच खींचतान, विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों की कार्रवाई। ये वो वजह है जिसकी वजह से बीजेपी 272 के आंकड़े से पीछे रह गई। बीजेपी प्रत्याशियों के चयन को लेकर नाराजगी। चुनाव शुरू होने से पहले जो बड़े पैमाने पर प्रत्याशी बदलने के दावे किए जा रहे थे, पहली लिस्ट आई तो तस्वीर अलग दिखी। तमाम मौजूदा सांसदों को टिकट थमा दिया गया, जिससे क्षेत्रीय जनता के बीच आक्रोश दिखा। मतदाताओं से सांसदों की दूरी ने इस नाराजगी को और बढ़ाया, जिसका परिणाम रिजल्ट में देखने को मिला। इस साल मार्च में जब लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ था, तब किसी को नहीं पता था कि इस बार का चुनाव इतना दिलचस्प होगा। दिलचस्प इसलिए क्योंकि जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो माहौल बना था, उससे हर किसी को मन में यही था कि चुनाव एक तरफा होगा और माहौल भी ऐसा ही बना। दरअसल जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ बीजेपी का आत्मविश्वास चरम पर पहुंच गया था। बीजेपी ने उद्घाटन कार्यक्रम में विपक्ष के बहिष्कार को मुद्दा बनाया। बाद में कई दूसरे दलों से नेता इसी को मुद्दा बनाकर अपनी पार्टियां छोड़ बीजेपी में आ गए। इससे बीजेपी को देश भर में राम मंदिर मुद्दे को सेंटर स्टेज पर लाने में मदद मिली और बीजेपी ने चुनाव अभियान मोदी की गारंटी से शुरू की। बीजेपी नेताओं के विवादित बयान। एक तरफ जहां बीजेपी अपने पॉजिटिव नैरेटिव बना रही थी, तो वहीं बीजेपी नेताओं के बयानों ने ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। मंच और सभाओं में संविधान और आरक्षण को लेकर दिए गए बीजेपी नेताओं के बयान ने लोगों के बीच संशय की स्थिति पैदा कर दी। हालात ऐसे हो गए कि केंद्रीय नेतृत्व को सफाई देनी पड़ी। लोगों को ये समझना पड़ा कि पार्टी की मंशा संविधान में बदलाव करने की नहीं है। हालांकि इसी बीच विपक्ष ने भी इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया, बीजेपी के विरोध में पिच तैयार करने की कोशिश की। मोदी जी ने कभी आरक्षण को हाथ नहीं लगाया है। मैं आज आपके बीच में कहकर जाता हूं, जब तक संसद में एक भी भाजपा का सांसद है, एसटी, एससी और पिछड़ों के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, पिछड़े समाज का ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी। मैं आपको बताने आया, कर्नाटक और तेलंगाना के अंदर 5% और 4% माइनॉरिटी को आरक्षण दिया, मुस्लिमों को आरक्षण दिया, जो संविधान सम्मत नहीं। ग्रामीण इलाकों में अग्निवीर योजना का विरोध। जिस जनता ने सरकार की योजनाओं की तारीफ की, उसी जनता ने सरकार की कई योजनाओं का विरोध भी किया। इसी कड़ी में सबसे पहले नाम आता है अग्निवीर योजना का, जिसको लेकर सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं में भारी गुस्सा देखने को मिला। कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को अग्निवीर योजना को लेकर घेरा। तमाम सवाल खड़े हुए। जंतर मंतर पर युवाओं ने प्रदर्शन किया और कहा कि जो जय जवान जय किसान का नारा देते थे, और उन्होंने जवान का भी अपमान किया और किसान का भी। अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने?
इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। ये सच्चाई है अग्निवीर की। हिंदुस्तान का हर एक युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना है। कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं में ओवर कॉन्फिडेंस। पहले चरण के मतदान से पहले तक तो बीजेपी पूरे आत्मविश्वास के साथ सियासी पिच पर बैटिंग कर रही थी, लेकिन पहले और दूसरे चरण में कम मतदान ने बीजेपी का भी आत्मविश्वास हिला दिया। मतदान का प्रतिशत कम हुआ तो विपक्ष का हौसला बढ़ने लगा। इसके बाद चुनाव जैसे जैसे अब आगे बढ़ा वैसे वैसे सियासी तपिश भी बढ़ती गई। मोदी गारंटी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी का सियासी एजेंडा पहले चरण के मतदान के बाद बदला हुआ नजर आया। चुनाव प्रचार में पुरानी बातें फिर से गूंजने लगी हैं। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने हिंदुत्व के पिच पर बिसात बिछानी शुरू कर दी थी। दूसरे चरण के मतदान के बाद एक बार फिर हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हनुमान घुसपैठिया जैसा नैरेटिव सेट किए जाने लगे। दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव में हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान की एंट्री हुई। ये वही चरण था जहां से पिछले लोकसभा चुनाव में चरण दर चरण बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ लीड बनाकर रखी थी। 2024 के चुनाव की लड़ाई संपत्ति सर्वे से मुसलमान और मंगलसूत्र तक आ चुकी थी। दरअसल पहले चरण में कम मतदान के बाद विपक्ष ने ये कहना शुरू कर दिया था कि इसमें इंडी गठबंधन को बढ़त मिल रही है, जिसके बाद दूसरे चरण के लिए बीजेपी नेताओं ने अपने भाषणों में कांग्रेस को ही घेरा। खासकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का साल 2006 में दिया गया वो बयान जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुई थी। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के पास से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर लाने की जगह कांग्रेस पार्टी एटम बम की बात कर भारत की जनता को डरा रही। मुझे मालूम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को क्या हो। केंद्रीय बीजेपी संगठन और राज्य के नेताओं के बीच खींचतान, सियासी समीकरण, जातीय गणित ठीक करने के बीच बीजेपी नेताओं में आपसी खींचतान की भी खबरें चर्चा का मुद्दा रही। केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के कद्दावर नेताओं के बीच की रस्साकसी ने भी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। कई राज्यों में नेतृत्व बदल गया तो वहीं नया पावर सेंटर भी बनाया गया, जिससे नेताओं के बीच खींचतान रही और उसका नुकसान पार्टी को हुआ। विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों की कार्रवाई। इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा रही केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई की। ईडी, सीबीआई के एक्शन पर तमाम सवाल उठे। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, जांच एजेंसियों को इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद विपक्ष इस मुद्दे को लेकर और हमलावर हो गया। विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली में रैली रखकर अपना विरोध जताया। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने विपक्ष को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। यूपी में कांग्रेस को मिली सीटों के लिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। न्याय यात्रा में पहुंच रही जनता वोट में तब्दील हुई और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को थोड़ी राहत मिली। यात्रा ने संगठन में जान फूंकने का काम किया।
इसके बाद चुनाव में समाजवादी और कांग्रेस ने साथ लड़ने का फैसला किया और दोनों की जोड़ी ने यूपी में सीटों में बढ़त हासिल की। टीम न्यूज स्टिक। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी और एनडीए 300 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। यूपी में जहां 80 सीटों को जीतने का दम भरने वाली बीजेपी अखिलेश और राहुल की जुगलबंदी में फंसकर आधी सीटों पर ही सिमट गई। बीजेपी अकेले बहुमत का आंकड़ों से काफी पीछे है, हालांकि एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है। इन चुनावों में कई किंगमेकर बनकर उभरे। ये किंगमेकर किसी भी सरकार बनवाने का दम रखते हैं। आखिर कौन है ये किंगमेकर और कैसे ये आम से खास हो गए? 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को एक तरह से झटका ही दिया है। पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाती तो दिख रही है, लेकिन इसमें अभी भी एक रुकावट है। एनडीए के 2 सहयोगी दल ऐसे हैं जो सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। 272 सीटों के ज्यादा का आंकड़ा पार करने के बाद भी बीजेपी टेंशन में है। ये 2 सहयोगी दल में एक नीतीश कुमार की जेडीयू है, तो वहीं आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करने की ओर बढ़ रही टीडीपी है। टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू हैं। दोनों पार्टी के खाते में 15 और 16 सीटें आती दिख रही हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया भी इन्हीं दोनों पार्टियों को लुभाकर एनडीए के तीसरी बार सरकार बनाने से रोकना चाहती है। हालांकि किंगमेकर बनने वाले ये दोनों अकेले नहीं हैं। विपक्षी गठबंधन की बात करें तो यहाँ भी 2 ऐसे चेहरे हैं जो अगर वक्त पड़ा तो किंगमेकर बन सकते हैं। इसमें से एक है अखिलेश यादव, जिनके जातीय गणित की वजह से यूपी में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो दूसरे हैं तमिलनाडु की डीएमके पार्टी के सर्वेसर्वा एमके स्टालिन, जिसने तमिलनाडु में एक तरफा सफाया कर दिया है। आज हम आपको सियासत में उभरे इन नए किंग मेकर के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे इनकी रणनीति के आगे सियासी विरोधी चित हो गए हैं। अखिलेश यादव का पीडीए रहा हिट। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनावी रण में कूदी। बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। यहां जीत का पूरा क्रेडिट स्टालिन को ही जाता है। इस जीत के साथ ही स्टालिन किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। अगर जोड़ तोड़ से इंडिया गठबंधन सीटों का जुगाड़ कर लेता है तो ऐसे में स्टालिन को अनदेखा नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ स्टालिन है और साथ में है आरजेडी जो इंडिया अलायंस के साथ है, तो इनके साथ भी अलग परिस्थितियां, रीजनल पार्टी के अपने अलग सवाल होते हैं और अलग राजनीतिक मुद्दे होते हैं। तो दोनों गठबंधन के सामने अपने सहयोगियों को रोके रखने की चुनौती है। लेकिन अगर केंद्र में सरकार एनडीए बनाती है, जैसा दिखाई दे रहा वो बनाएगी, तो शायद वो अपने पुराने सहयोगियों को रोक भी सकती है और नए सहयोगी बना भी सकती है। सत्ता का अपना एक प्रिविलेज होता है, लेकिन जो अलायंस के राजनीति के दौर में फिर से भारत पहुंच गया है। 24 के चुनाव में बीजेपी के 400 पार का सपना तो टूटा ही, साथ ही बीजेपी खुद ही 240 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। ऐसे में अब सरकार बनाने के लिए उसे गठबंधन के साथियों की बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। टीम न्यूज स्टेट। लोकसभा चुनाव 2024 के सभी 543 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजों के हिसाब से देश में फिर एक बार मोदी की सरकार बनने वाली है। हालांकि अब की बार विपक्ष दलों के इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें हासिल करके दिखा दिया है कि देश की सियासत में राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं का कद भी मायने रखता है। ममता बनर्जी ने दिखा दिया कि बंगाल की धरती पर उनका राज कायम है, तो अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने यूपी में कमाल कर दिया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में किया कमाल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने रोक दिया बीजेपी का विजय रथ। महाराष्ट्र में चला उद्धव और शरद का जादू। विपक्षी दलों की एकजुटता से बीजेपी पड़ गई अकेली। चुनाव के नतीजों से साफ हो चुका है कि देश में लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हालांकि अब की बार 400 पार के नारे को बीजेपी धरातल पर नहीं उतार पाई और वो सिर्फ चुनावी नारा बनकर रह गया। इंडिया गठबंधन की एकजुटता और चुनावी चक्रव्यूह में फंसी बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले कुछ कम सीटों से संतोष करना पड़ा। विपक्षी गठबंधन की सीटों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया। इसी के साथ इंडिया ब्लॉक के नेताओं का सियासी कद भी राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ गया है। कांग्रेस को अकेले दम पर 100 सीटें भी हासिल नहीं हुई हैं, लेकिन बीजेपी की सीटें कम होते देखकर वो गदगद है। पार्टी अध्यक्ष खड़गे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मिली जीत को राहुल गांधी की मेहनत और भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा बता रहे हैं।
वहीं नतीजे आने के साथ ही राहुल का बीजेपी पर हमला भी तेज हो गया है। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। बंगाल में बीजेपी के साथ ममता ने फिर खेला कर दिया। इस बार बीजेपी यहां पर 2019 का परफॉर्मेंस भी रिपीट नहीं कर पाई। ममता के गढ़ में बीजेपी की स्थिति सुधरने की जगह और ज्यादा खराब होती दिख रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी को बंगाल में 18 सीटें मिली थी, तो वहीं इस बार वो 12 सीट पर ही सिमट गई। तृणमूल कांग्रेस 2019 में 22 सीटों पर काबिज थी, वो अब बढ़कर 29 सीटों तक पहुंच गई है। सबसे बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में हुआ। यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर अकेले दम पर 36 सीटें हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा नफे में है। इन नतीजों के आने के साथ ही अखिलेश यादव का कद भी राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ गया है। यूपी में मिली बम्पर जीत से अखिलेश यादव गदगद नजर आ रहे हैं। बदलाव की हवा बिहार से भी चलती दिखाई दे रही है। इन चुनावों में तेजस्वी बिहार में भले ही कांग्रेस के साथ मिलकर कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन 4 सीटों पर जीत हासिल कर तेजस्वी ने साफ संकेत दे दिया कि उनको राजनीतिक रूप से कमाकना बीजेपी के लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। उनकी पार्टी ने खुद तो अच्छा प्रदर्शन किया ही, साथ ही विरोधी खेमे को आधे से कम में समेट दिया। उद्धव की जीत में सिंपैथी फैक्टर के साथ उनकी स्ट्रेटजी का बड़ा रोल माना जा रहा है। उद्धव ने शिव सैनिकों के मनोबल को कमजोर नहीं होने दिया। यही वजह रही कि वो इंडिया गठबंधन में न सिर्फ अच्छी सीटें लेने में सफल रहे, बल्कि बीजेपी के बराबर सीटें भी जीत गए। शरद पवार ने नए नाम और नए निशान के साथ कुछ इस अंदाज में चुनावी जंग लड़ी कि एनडीए गठबंधन दिखता ही रह गया। नतीजे बता रहे हैं कि शरद पवार को यूं ही सियासत का चाणक्य नहीं कहा जाता। विचार की वो लड़ाई थी, लोगों को मालूम था भाजपा के विरोध में हम लड़ रहे हैं। पवार साहब ने किया हुआ काम, सुप्रिया ताई ने किया हुआ काम, वहाँ पे जो सब महाविकास आघाड़ी से कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नागरिक, इन सब के कारण सुप्रिया ताई का विजय हुआ है। देश में भले ही लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर हैट्रिक लगाने वाले हैं, लेकिन इस बार देश को एक मजबूत विपक्ष मिला है। उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक के नेता संसद में जनता की आवाज को जोरदार तरीके से रख सकेंगे और संख्या बल के दम पर सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए मजबूर करने की स्थिति में होंगे।